हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर अकाउंटेंसी क्लास। हम लोग पिछले कुछ क्लासेस वीडियोस में देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के हमारे बुक्स जो बनते हैं उनमें किस तरह से हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जिसके तहत हमने कैश बुक के बारे में भी देखा, उसके बाद परचेज बुक के बारे में भी देखा है, देन परचेज रिटर्न्स और सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न्स। इस तरह से हम अलग अलग बुक्स के बारे में देख रहे हैं। तो लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से जब हम कुछ सेल्स को रिटर्न करते हैं तो उसमें किस तरह से एंट्रीज की जाती है। अब हम देखते हैं उसके लिए जो डेबिट नोट बनाया जाता है। जब हम अकाउंट सेल्स को कुछ रिटर्न करते हैं, गुड्स रिटर्न करते हैं, तो उसके लिए एक डेबिट नोट बनाया जाता है। तो उसका फॉर्मेट क्या है एंड इसके आगे के अकाउंट्स क्या क्या होते हैं ये हम देख रहे हैं। Seller's account is debited when goods are returned to him. For this reason, a debit note is prepared. Seller's name, quantity of returned goods, amount, and record amount are recorded in debit note. Entries are recorded in purchase returns book on the basis of debit note. Therefore, debit note is sent with goods to seller to whom the goods are returned. यहाँ क्या किया जाता है, जब ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री जब कुछ परचेजेस करती है एंड उसको जब रिटर्न कर रही होती है तो उसको क्या क्या करते हैं, हम डेबिट में लिखते हैं। इसीलिए एक डेबिट नोट बनाया जाता है जिसमें सेलर के नाम पे, जहां से खरीदा गया था गुड्स को, वहां उसके नाम पे एक डेबिट नोट बनाया जाता है जिसमें कितना अमाउंट रिटर्न किया जा रहा है, कब खरीदा गया था और क्या क्या रिटर्न किया जा रहा है, ये सारे डिटेल्स उसमें, और कितने अमाउंट का रिटर्न किया जा रहा है। all these details are written in the purchase return book। क्योंकि एंट्रीज जो बनाई जाती है एंड जो परचेज रिटर्न बुक में जो एंट्रीज बनाई जाती है वो इसी डेबिट नोट के आधार पर बनाई जाती है। तो इसे, और इस डेबिट नोट को जो गुड्स रिटर्न किए जा रहे हैं उसके साथ में ये डेबिट नोट भी भेज दिया जाता है। और डेबिट नोट में जो डिटेल्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होंगे। टू अग्रवाल बुक, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे हमारे लिए एक छोटा सा, कि अग्रवाल बुक डिपो जमशेदपुर का है, वहां से हमने ऑर्गेनाइजेशन ने बुक खरीदे थे या शॉप ने बुक्स खरीदे थे। जो वी आर डेबिटिंग योर अकाउंट विद द वैल्यू ऑफ अंडर मेंशन गुड्स रिटर्न बाय अस। यहाँ पे पूरा लिखा जाता है ये सारा। 100 कितने खरीदे गए थे, 100 पर बुक ऑन 5 बुक्स ऑफ कमर्शियल एथमेटिक्स। कमर्शियल एथमेटिक्स के 5 बुक हम रिटर्न कर रहे हैं, तो जिसका दाम 100 रुपए पर बुक है, तो 500 रुपए हम आपके अकाउंट से डेबिट कर रहे हैं। ऐसे करके लिख करके इस नोट को उस बुक्स के साथ में सेलर को भेज दिया जाता है। सो दिस इज बिकॉज जो रिटर्न होते हैं वो सारे अमाउंट जो है हम अपने जर्नल एंट्रीज में डेबिट में लिखते हैं। एंड अब इसके बाद में हम देखते हैं कि परचेज रिटर्न बुक को जब बना रहे होते हैं तो किन किन बातों का ध्यान देना होता है। पॉइंट्स टू बी रिटर्न, यहाँ पे हमारा फॉर्मेट भी है, डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल नोट नंबर, डेबिट नोट नंबर, लेजर फॉइल, डिटेल अमाउंट, टोटल अमाउंट। डेबिट, यहाँ पे एक हमारा एडिशनल होता है डेबिट नोट नंबर, क्योंकि जिन जिन को भी हम लोग डेबिट भेजते हैं, डेबिट नोट बना के भेजते हैं, उस फॉर्मेट पे ऊपर में एक नंबर दिया होता है। इसी नंबर को हम यहाँ पर लिख देते हैं। फिर उसके बाद में उसके लेजर फॉइल में जहां जैसा रहेगा, लेजर फॉइल में जहां जहां है उस नंबर्स को भी हम यहाँ लिखते हैं। एंड डिटेल्ड अमाउंट लिखते हैं कि किस किस तरह से कितना कितना अमाउंट को हम भेज रहे हैं एंड किन किन थिंग्स को से आइटम्स को हम भेज रहे हैं वापस, और उसका टोटल अमाउंट। ऑल दीज थिंग्स आर रिटन हियर। अब हम देखते हैं पॉइंट्स क्या क्या याद रखनी होती है जब परचेज रिटर्न बुक को हम प्रिपेयर कर रहे हैं। सबसे पहला होता है डेबिट नोट। A note containing description of goods is also sent to seller along with goods and is called debit note. An entry is made in purchase return book on this basis. इसी के डेबिट नोट के आधार पर ही परचेज रिटर्न बुक में एंट्रीज होती है। तो एक डेबिट नोट भी, जो गुड्स हम भेज रहे हैं सेलर को, उसके साथ साथ डेबिट नोट भी भेजा जाता है। Then the second is allowances. Sometimes discount is received from seller due to breakage of goods, short weight of goods, etc. This amount of discount is also recorded in the purchase return book. कभी कभी क्या है कि सेलर क्या करता है, उसके गुड्स ब्रेकेज का कुछ अलाउंस डिस्काउंट दे देता है, या कम वेट का गुड्स था तो उसके लिए भी कुछ डिस्काउंट देता है। तो ये जो डिस्काउंट अमाउंट है इसे भी हमें परचेज रिटर्न बुक में लिखना होता है। जो भी अलाउंस दिया गया है, जितना डिस्काउंट दिया है, जो भी अलाउंस दिया है, उसे हमें परचेज रिटर्न बुक में लिखना होता है। देन ट्रेड डिस्काउंट। Trade discount is received by purchaser is also reduced from price when goods are returned to seller before recording in the books.
इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा है कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो है, हर सेलर जो एक ट्रेड डिस्काउंट देता है, तो उस ट्रेड डिस्काउंट को भी रिड्यूस करना पड़ता है जब हम गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं, एंड उसे भी परचेज रिटर्न बुक में लिखना होता है। तो ये आपको ये भी कैलकुलेट करना है कि व्हाट वाज द ट्रेड डिस्काउंट व्हिच वी आर गोइंग टू रिड्यूस। जितना टोटल ट्रेड डिस्काउंट था उसके साथ में जितने अमाउंट को हम प्रोडक्ट को हम वापस भेज रहे हैं, तो उस रेशियो में कितना हमारा ट्रेड डिस्काउंट कम हो रहा है उसे भी इस परचेज रिटर्न बुक में लिखना होता है। देन अदर चार्जेस, अदर एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद परचेज ऑफ गुड्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस बुक। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखने वाली है, अभी तक हम जो तीनों पॉइंट देख रहे थे कि डेबिट नोट भेजना है, अलाउंसेस को रिकॉर्ड करना है एंड ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना है, लेकिन अदर चार्जेस जो होते हैं उसे हम ट्रेड डिस्काउंट इसमें परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। काफी दूसरे एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है जो शायद वो नहीं देगा, सेलर नहीं देगा, या कोई दूसरे पोस्टेज एक्सपेंसेस हो सकते हैं। ये सारी चीजें जो है ये हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट आते हैं लेजर पोस्टिंग फ्रॉम परचेज रिटर्न बुक्स। अब लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं? पोस्टिंग टू पर्सनल अकाउंट टू परचेजेस रिटर्न्स account is written on the debit side of the supplier's account when goods are returned। जब हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो डेबिट साइड में टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट करके लिखा जाता है। एंड परचेज रिटर्न बुक में कैसे लिखेंगे? ये हम करते हैं पर्सनल अकाउंट में, उसके पर्सनल अकाउंट में। एंड परचेज रिटर्न अकाउंट कैसे करेंगे? एट द एंड ऑफ ईच मंथ टोटल अमाउंट ऑफ परचेज रिटर्न बुक इज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द परचेज रिटर्न अकाउंट। The word sundries as per purchase return book are written in the particular column। इसके बाद में जब हम पोस्टिंग कर रहे होते हैं परचेज रिटर्न बुक अकाउंट को, तब क्या करते हैं? उसको टू यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय परचेज रिटर्न अकाउंट। क्रेडिट साइड में बाय नहीं लिखा जाता, क्रेडिट साइड में परचेज रिटर्न अकाउंट जिसको हम सन्ड्रीज करके लिखते हैं, बाय सन्ड्रीज करके लिखा जाता है। तो परचेज रिटर्न अकाउंट में जब पोस्टिंग होगी तो उसे बाय सन्ड्रीज करके लिखा जाता है। एंड पोस्टिंग जब करते हैं पर्सनल अकाउंट में टू परचेज रिटर्न अकाउंट करके पोस्टिंग करते हैं। दीज आर द टू पोस्टिंग्स, लेजर पोस्टिंग्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर हाउ टू पोस्ट देम। देन से अब हम आते हैं सेल्स बुक और सेल्स जर्नल। क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक वेयर एज cash payments are recorded in the cash book. It should be noted that only sale of goods to be recorded in all the books, but not sale of assets. This book is also known as sales day book. The following transactions are not recorded in this book. से क्रेडिट सेल्स, जिस तरह से हम परचेज बुक बनाए हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेजेस होते हैं, उसी तरह से सेल्स बुक भी बनाया जाता है जहां सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स लिखे जाते हैं। यहाँ पे कैश सेल्स नहीं लिखे जाते हैं। उसी तरह से कोई एसेट्स अगर सेल हो रहा है क्रेडिट पे तो वो भी नहीं लिखा जाता है। सिर्फ जिन गुड्स का बिजनेस हो रहा है उन्हें ही लिखा जाता है, एसेट्स को यहाँ नहीं लिखा जाता है। एंड बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो इस बुक में, सेल्स रिटर्न बुक में नहीं लिखते हैं। सेल्स रिटर्न बुक को सेल्स डे बुक भी कहते हैं। जैसे कैश सेल्स, कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। कैश सेल्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे वैसे भी कैश बुक में लिखे जाते हैं, इसीलिए उसे कभी भी कैश बुक में, सेल्स बुक में नहीं लिखा जाता है। Then sale of assets. Only credit sales of goods are recorded in this book. The sale of an asset of business is not recorded in it. Credit sales of asset is recorded in the journal. इसके बाद में जो एसेट्स, अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो गुड्स खरीदे जा रहे हैं या बेचे जा रहे हैं, वो भी क्रेडिट में जो गुड्स बेचे गए हैं उन्हें ही लिखा जाता है। यहाँ कभी भी सेल ऑफ एसेट्स जो होते हैं, कुछ एसेट्स अगर बिजनेस के एसेट्स को सेल किया जा रहा है क्रेडिट पे, तो उन्हें हम सेल्स बुक में नहीं लिखते हैं, उन्हें हम जर्नल में लिखते हैं। क्रेडिट सेल्स को, सेल ऑफ एसेट्स को हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। सो सेल्स बुक में सिर्फ और सिर्फ गुड्स जो सेल हुए हैं क्रेडिट पे उन्हें ही लिखा जाता है, जिस तरह से हमने परचेज बुक में पढ़ा था। Then basic of recording. At the time of sales, a businessman prepares 2 copies of sales invoice, 1 copy for customer and 1 copy safely kept in a file. Entries in sales book are made on the basis of sales invoice. जब सब इसको रिकॉर्ड करने के लिए जब क्रेडिट में सेल होता है तो वो दो इसके कॉपीज बनाता है।
इनवॉइस के, सेल्स इनवॉइस के 2 कॉपी बनाता है। एक कॉपी वो सेल्स में कस्टमर को दे देता है जिसने सामान खरीदा था हमसे, एंड दूसरा वो अपने पास में रखता है, एंड इसी इनवॉइस के आधार पर ही एंट्रीज की जाती है। वो फाइल में रखा रहता है एंड उसी के आधार पर उसके अकाउंट में सेल्स एंट्रीज होती है। द रूलिंग इन द sales book is same as that of purchase book and the entries are recorded in the same manner। जिस तरह से हम परचेज बुक में कर रहे थे, सेम उसी तरह से सेल्स बुक में किया जाता है। ओनली द टॉप नेम इज चेंज फ्रॉम फॉर्मेट पर ऑफ सेल्स बुक करके यहाँ ऊपर लिखते हैं, वहां परचेज बुक करके लिखा जाता है। बाकी ऑल द थिंग्स आर सेम, डेट, पर्टिकुलर्स, नेम ऑफ द कस्टमर, इनवॉइस नंबर, डिटेल्स अमाउंट, फाइल डिटेल्स अमाउंट एंड टोटल अमाउंट। जिस तरह से परचेज बुक में होता है, इसका सेल्स बुक का फॉर्मेट भी सेम वैसा ही होता है। अब हम कॉलम्स इसके देखते हैं। इफ सेल्स बुक इज प्रिपेयर्ड इन अ column format, the names of the customers are written in the particular column whereas other details are written in the same manner as that of columnar purchase book। इसके बाद में हमने एक परचेज बुक में भी एक कॉलमनर परचेज बुक देखा था, सेम उसी तरह से सेल्स बुक में भी हो जाता है। सेल्स बुक का उसी तरह से कॉलमनर सेल्स बुक भी कॉलम सेल्स बुक भी बनाया जाता है। तो कॉलम सेल्स बुक में सेम वैसा ही होता है कॉलम सेल्स बुक जैसा कि परचेज सेल्स बुक होता था, कॉलम परचेज बुक होता था। उसी तरह से जिस तरह से कॉलम परचेज बुक है हम जो प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, सेम वैसा ही कॉलम सेल्स बुक भी होता है। अब यहाँ हमें ये देखना है कि जब सेल्स बुक में हम एंट्रीज कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान देना है। ट्रेड डिस्काउंट, द अमाउंट विच इज deducted by seller on list payment on list price of goods while selling the goods is called trade discount। It is not recorded in the sales book। ट्रेड डिस्काउंट जिस तरह से हम परचेज डिस्काउंट मिलता था, उसी तरह परचेज अकाउंट जब हम बनाते थे तो हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलता था। उसी तरह से जब गुड सेल हो रहा है उस वक्त भी ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। ये सेलर को लिस्ट प्राइस में ही दे दिया जाता है, इसीलिए ट्रेड डिस्काउंट को हम सेल्स बुक में एंटर नहीं करते हैं। Then again another is freight and package charges। At the time of sending goods to customer, freight and package charges are charged to customer in addition to the cost of goods sold। यहाँ पे क्या किया जाता है, फ्राइट एंड पैकेजेस परचेज बुक में तो खुद पे किए जाते थे, यहाँ पे जो चार्जेस है वो कस्टमर से ही लिए जाते हैं। फ्राइट एंड पैकेज चार्जेस जो है गुड सोल्ड जो कस्टमर होता है उसी से उसके कॉस्ट के ऊपर एडिशनली दीज चार्जेस आर ऑल्सो टेकन। Then ledger posting for sales book, posting of personal account। personal account में पहले इसे हम कैसे एंट्री करते हैं वो देख लेते हैं। To sales account is written on the debit side of the purchase account। The posting is done on the same day on which the transaction takes place। जिस दिन transaction होता है उसी दिन लिखा जाता है, एंड यहाँ पर डेबिट साइड में to sales account करके लिखते हैं उस पर्सनल अकाउंट पोस्टिंग में। पर्सनल अकाउंट की जो पोस्टिंग होती है परचेजर के अकाउंट में, जो परचेजर का हम अकाउंट हम अलग से बुक बना के रखे हैं, उसमें डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट करके लिखते हैं, एंड ये पोस्टिंग उसी दिन होती है जिस दिन ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है। देन पोस्टिंग इन द सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट में कैसे करते हैं, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। वहां पहले हम लिखते थे बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, यहाँ हम लिखेंगे बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द सेल्स बुक के क्रेडिट साइड में लिखते हैं एंड पर्सनल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। These are the two things which you have to remember। By sundries as per sales book is written on the credit side of the sales book। Then column sales book में कैसे लिखते हैं? In the present time, some businesses are started using column sales book। This book is used to show separately the following sales made by branches, sales made by salesmen, sales of various types of things, sales tax, packaging, freight and trade discount। कॉलम सेल्स बुक आजकल शुरू किया गया है, पहले ये इतना अधिक प्रचलन में नहीं था, अब इसको शुरू किया गया है, जिसमें सेल्स मेड बाय अलग अलग ब्रांचेस में क्या क्या सेल्स हुए हैं, अलग अलग सेल्समैन से कितना सेल्स हुए हैं, एंड किस किस तरह की चीजें सेल हुई है, सेल्स टैक्स कितना था, पैकेजिंग क्या है, फ्राइट क्या है, ट्रेड डिस्काउंट कितने हैं, ये सारे को अलग अलग कॉलम्स में बना करके आजकल लिखा जाने लगा है। डिफरेंस बिटवीन सेल्स बुक एंड सेल्स अकाउंट, जिस तरह से परचेज बुक और परचेज अकाउंट में डिफरेंसेस थे, उसी तरह से सेल्स बुक और सेल्स अकाउंट में भी डिफरेंसेस है, एंड वो क्या है वो अभी हम देख रहे हैं। द फॉलोइंग आर द मेन डिफरेंसेस। सेल्स बुक इज पार्ट ऑफ जर्नल वेयर एज सेल्स अकाउंट इज पार्ट ऑफ लेजर।
सेल्स बुक जर्नल का एक हिस्सा है, लेकिन सेल्स अकाउंट जो है लेजर का एक हिस्सा है. There is difference in formats of sales book and sales account. Sales account has debit and credit columns, whereas sales has only one particular column. सेल्स अकाउंट में क्या है, डेबिट और क्रेडिट कॉलम दोनों होते हैं. इनके पूरे फॉर्मेट में ही अंतर है. सेल्स बुक और सेल्स अकाउंट के फॉर्मेट में ही अंतर है. सेल्स अकाउंट जो है उसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों होता है, लेकिन सेल्स बुक में एक पर्टिकुलर कॉलम ओनली, खाली पर्टिकुलर कॉलम होता है एंड वहां पे डेबिट और क्रेडिट कॉलम नहीं होता है. Only credit transactions are recorded in the sales book, whereas both cash and credit transactions are recorded in sales account. Sales account में कैश ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस दोनों ही लिखे जाते हैं, लेकिन सेल्स बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स जितने होते हैं वही लिखा जाता है, जो कि हम पहले भी देखे हैं. सेल्स अकाउंट में लेकिन दोनों कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों ही लिखे जाते हैं. इसके बाद में अब हम देखते हैं, यहाँ तक तो था हमारा सेल्स बुक के बारे में. तो जिस तरह से परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक है, उसी तरह से सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक भी है. अब सेल्स रिटर्न बुक में क्या क्या है यह हम देखते हैं. सेल्स रिटर्न बुक को सेल्स रिटर्न जर्नल भी कहा जाता है. मीनिंग क्या है, समटाइम्स कस्टमर्स आर आल्सो नीडेड टू रिटर्न गुड्स owing to lot of reasons. The book where these returns are recorded is known as sales return book और रिटर्न इनवर्ड बुक. वो परचेज आउटवर्ड बुक था, ये अभी हमारा रिटर्न इनवर्ड बुक है. रिटर्न आउटवर्ड बुक होता है जहां परचेजेस रिटर्न होते हैं, एंड रिटर्न इनवर्ड बुक होता है जहां सेल्स रिटर्न होते हैं. द रीजंस ऑफ रिटर्न मे बी डिफेक्टिव गुड्स, पुअर क्वालिटी, नॉट अप टू स्पेसिफिकेशंस, डैमेज्ड गुड्स एक्सेट्रा. जिस तरह से परचेज बुक में रीजंस होते थे, उसी तरह से सेल्स रिटर्न के भी रीजंस होते हैं कि डिफेक्टिव गुड्स होंगे, पुअर क्वालिटी होगी, या जिस तरह का स्पेसिफिकेशन दिया गया था उसके अकॉर्डिंगली सेल्स नहीं हुए हैं, या डैमेज ऑफ गुड्स, कुछ भी हो सकता है. तो ऐसे परिस्थितियों में कस्टमर्स जो है वो भी गुड्स को रिटर्न कर देते हैं. तो इसीलिए अलग से एक बुक मेंटेन किया जाता है जिसे रिटर्न इनवर्ड बुक कहा जाता है. एंड अब हम देखते हैं इसका बेसिक ऑफ रिकॉर्डिंग. The customer's account is credited when he returns the goods. For this purpose, credit note is prepared containing customer's name, description of goods returned by him, and amount. Each credit note is serially numbered and recorded on this basis. Two copies of credit notes are prepared. One copy is given to customer and the other will be retained for filing. Credit note is drawn by seller to customer for return of goods sold. This is used as voucher for sales return book. इसके बाद में कस्टमर जब गुड्स को रिटर्न करता है तो एक क्रेडिट नोट बनाया जाता है जो कस्टमर के नाम से बनता है, एंड उसमें सारा डिटेल्स होता है कि कितना गुड्स कस्टमर ने रिटर्न कर दिया एंड वो अमाउंट को कितना अमाउंट का था. एंड हर क्रेडिट नोट के दो उसमें सीरियल नंबर होते हैं, उसकी भी दो कॉपीज बनाई जाती है. एक क्रेडिट नोट कस्टमर को दे दिया जाता है, दूसरा क्रेडिट नोट अपने फाइल में रखा जाता है. एंड इसी के आधार पर वाउचर सेल्स रिटर्न जो होते हैं उसको सेल्स रिटर्न के वाउचर के रूप में इस्तेमाल करते हैं. एंड इसी के आधार पर सेल्स रिटर्न बुक में जितने भी सेल्स हुए रिटर्न हुए हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है इन्हीं वाउचर्स के आधार पर. अब हम देखते हैं द फॉर्मेट. The format of sales book is same as purchase return book. The only difference is credit note is written inside instead of debit note. जिस तरह से परचेज रिटर्न का नोट बनाते हैं हम लोग, डेबिट नोट करके बनाते थे, उसी तरह से हम सेम वैसा ही अभी एक फॉर्मेट उसका सेम वैसा ही होता है. ओनली थिंग ऊपर में वहां हम डेबिट नोट लिखते थे, यहाँ हम क्रेडिट नोट लिखेंगे. इसके बाद में लेजर पोस्टिंग्स फ्रॉम सेल्स रिटर्न बुक. सेल्स रिटर्न बुक से लेजर बुक में भी हमें इसकी पोस्टिंग करनी है, तो उसकी पोस्टिंग कैसे करते हैं. सेल्स रिटर्न बुक में हम किस तरह से लेजर पोस्टिंग करेंगे. पोस्टिंग फॉर पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट में सबसे पहले हमें पोस्टिंग करनी है. अकाउंट्स ऑफ कस्टमर्स who return goods are opened in ledger by sales return account is written on the credit side of the account. इसके बाद में जो जो कस्टमर्स ने गुड्स को रिटर्न किए थे उन सबके नाम से लेजर्स बनाए जाते हैं, एंड वहां पर क्रेडिट साइड में बाय सेल्स रिटर्न करके लिखा जाता है.
इसके बाद में पोस्टिंग ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट में हम उसको किस तरह से, ये तो थी पोस्टिंग उसकी पर्सनल अकाउंट पे कि हर कस्टमर का एक सेल्स रिटर्न बुक बनाया गया हुआ है, उसमें उस वहां पर लिख दिया गया है कि गुड्स रिटर्न बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट करके। नरेशन में तो हम डिटेल्स में देते ही हैं उसका। सो दिस इज रिटर्न एज क्रेडिट साइड में बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट करके लिख देते हैं। लेकिन सेल्स रिटर्न अकाउंट में कैसे लिखेंगे? टू सन्ड्री अकाउंट्स बाय सेल्स as per sales return book is written on the debit side of the sales book. सेल्स रिटर्न बुक के अंदर में पोस्टिंग जहां होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट जो हमारा होगा उसमें भी जब पोस्टिंग करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, टू सन्ड्री अकाउंट लिखते हैं जो डेबिट साइड में लिखते हैं एज पर द सेल्स रिटर्न बुक। और यहाँ लिखना होता है क्लियरली कि टू सन्ड्री अकाउंट एज पर सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक में जिस तरह से था उसी के आधार पर यहाँ पे इतने इतने अमाउंट के सेल्स हमारे रिटर्न हो गए हैं करके लिखा जाता है। तो वहां सेल्स रिटर्न नहीं लिख करके जिस तरह परचेज रिटर्न को हम सन्ड्री अकाउंट्स करते थे उसी तरह से यहाँ पे भी सन्ड्री अकाउंट ही करते हैं, लेकिन यहाँ हम उसको डेबिट साइड में लिख रहे हैं टू सन्ड्री अकाउंट करके। सो हाउ द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हैज टू बी डन, वी हैव टू सी दैट। इसके बाद में आता है, ये तो हमारे अब तक हमने देख लिए, कैश बुक देखा, बिल परचेज बुक देखा, परचेज रिटर्न बुक पढ़ लिया, फिर उसके बाद में सेल्स बुक पढ़े हम, सेल्स रिटर्न बुक भी हो गया। नाउ वी आर कमिंग टू बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स रिसीवेबल जर्नल। इसके बाद में एक हमारा बुक होता है जिसे हम बिल्स रिसीवेबल बुक कहते हैं। तो वो क्या है? When goods are sold on credit, a bill of exchange is drawn after some time by the seller on the purchaser. Uh, Conditions relating to sales, amount payable, date of payment, place are mentioned in this bill. It is signed by the purchaser. It is called bill of exchange. The amount written in a bill is paid by the purchaser on the expiry of period mentioned in the bill to the seller. The bill is termed as bills receivable, and to the purchaser the bill is termed as bills payable. एक जब गुड्स क्रेडिट में सेल होता है तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज करके एक बनाया जाता है फॉर्मेट, जहां पर सेलर जो है वो परचेजर को ये भेजता है पेपर जिसमें सारे कंडीशंस लिखे होते हैं सेल से रिलेटेड। सेल से रिलेटेड कितने अमाउंट उसे पे करना है, कितने दिनों के बाद पे करना है, ये सारी चीजें उसमें मेंशन, उस बिल में मेंशन की होती है एंड परचेजर उसको साइन करता है जिसे हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। क्रेडिट में कहीं पे भी आप जब कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसमें सारा डिटेल, एक पेपर में सारा डिटेल लिखते हैं कि इतने अमाउंट का क्रेडिट मैंने इसको उधार दिया है एंड वो इस डेट तक मुझे वापस कर देगा। ये सारी चीजें उसके अंदर सारे डिटेल्स लिखे होते हैं, किस दिन उधार दिया जा रहा है या किस दिन उधार में गुड्स दिए जा रहे हैं, ये सारी चीजें उसमें लिखी होती है एंड कब तक उसका पेमेंट होगा। एंड यहाँ पर परचेजर जो खरीद रहा है वो साइन करता है एंड जब वो डेट आ जाता है तो उस पेपर को हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। एंड एक परचेजर के पास होता है, एक ये जो पेपर है ये सेलर के पास होता है। जब वो टाइम खत्म हो जाता है तो सेलर उसको लेकर के परचेजर के पास जाता है एंड उसको तब उसे बिल्स पेएबल, परचेजर उसे बिल्स पेएबल कहते हैं क्योंकि वो ये सारी चीजें, और सेलर जो है उसे बिल्स रिसीवेबल कहता है क्योंकि सेलर के लिए वो बिल रिसीव किया है तो उसे पेमेंट करना होता है उस दिन एंड परचेजर अमाउंट रिसीव कर रहा है इसलिए वो बिल्स पेएबल होता है। सो दीज आर द टू थिंग्स विच वी हैव टू। अब ये जो सारे पेपर बने हैं वो दिया गया है एंड इसका भी एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है क्योंकि काफी सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काफी सारे क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेजेस होते रहते हैं। Whenever a bill of exchange is received by a businessman who sells goods on credit, its particulars are entered in separate book. This book is known as bills receivable book or the for the seller or the businessman who draws on debitor. ये जितने भी, जैसे कि मैंने अभी अभी 2 मिनट पहले बताया था कि जितने भी इस तरह के बहुत सारे क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेजेस होते हैं तो ये सारे के लिए एक अलग सा बुक बनाया जाता है जिसमें ये जितने भी बिल ऑफ एक्सचेंज के डिटेल्स है वो सारे उसमें एंट्री किए जाते हैं, सेपरेट बुक बना करके उसे एंटर करते हैं। तो जो सेलर है उसके लिए ये बिल्स रिसीवेबल बुक के नाम से बनाया जाता है एंड जो बिजनेसमैन है उसके लिए बिल्स पेएबल के नाम से, दोनों चीजों के लिए अलग अलग नाम से ये बुक बना हुआ रहता है। तो अब हम देखते हैं बिल ऑफ रिकॉर्डिंग, बिल्स ऑफ रिकॉर्डिंग।
इसको हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं? एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन द बिल्स रिसीवेबल बुक ऑन द बेसिस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के आधार पर ही बिल्स रिसीवेबल बुक में एंट्रीज की जाती है। एंड बिल्स रिसीवेबल बुक का फॉर्मेट जो है वो कुछ इस तरह से है: डेट, पर्टिकुलर्स, आइटम, ड्यू डेट, लेजर फॉइल, अमाउंट, रिमार्क्स। डेट होगा कि किस दिन वो बना है, पर्टिकुलर डिटेल होंगे कि क्या क्या चीजें यहाँ पे, जैसे देखिए डेट, द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिटन, किस दिन उसको बनाया गया है, मिल रहा है, वो लिखते हैं। पर्टिकुलर्स में द नेम ऑफ द कस्टमर्स फ्रॉम whom बिल ऑफ एक्सचेंज आर रिसीव्ड आर रिटन इन दिस कॉलम। जिस जिससे वो रिसीव किया गया है वो सारे डिटेल्स जो है वो कस्टमर्स, जिन कस्टमर्स से रिसीव किया गया वो सारे डिटेल्स उसमें होते हैं। Then tenure of bill. A bill of exchange is drawn for a certain period of time. The amount written is paid by the purchaser on expiry of the period. Hence period of expiry is written. यहाँ पे क्या है, टाइम इसलिए लिखा जाता है कि जब भी कोई बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है, किसी को भी अगर उधार पे डेबिट पे या क्रेडिट पे अमाउंट दिए जा रहे हैं, तो वो अमाउंट को वापस करने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। तो क्या है कि जो सेलर है वो उस टाइम तक वेट करता है, उसके बाद में ही उसे लेकर के उस परचेजर के पास जाता है ताकि वो अपना पेमेंट रिसीव कर सके। इसीलिए वो जितना अमाउंट टाइम दिया गया था वो टाइम के एक्सपायरी तक वेट करता है। इसीलिए उस वहां पर एक्सपायरी पीरियड भी लिखना होता है। जितना, जैसे मान लीजिए किसी को 15 दिन का टाइम दिया गया था कि जो परचेज किया है उसने कहा था परचेज 15 दिनों के बाद आपका पेमेंट कर देंगे। तो जो सेलर है वो 15 दिनों तक वेट करेगा, उसके बाद में उसके पास जाएगा वो उस पेपर को लेकर के कि आपका 15 दिन खत्म हो गया है, प्लीज पे डाउन द अमाउंट। तो इसीलिए कभी वो 1 महीना भी हो सकता है या 3 महीने भी। तो डिपेंडिंग जिस तरह से एग्रीमेंट हुआ होगा सेलर और परचेजर में, उसके आधार पर, इसीलिए वो जो एक्सपायरी पीरियड होता है वो पीरियड को भी, टाइम को भी उसमें लिखा जाता है। इसके बाद में ड्यू डेट, द ड्यू डेट ऑफ बिल इज रिटन इन दिस कॉलम, इट इज ascertained आफ्टर एडिंग 3 days टू द पीरियड ऑफ द बिल। इसके बाद में एक और चीज होती है कि जैसे अगर 15 दिनों के बाद हम पेमेंट करेंगे करके बात हुई है, तो वहां जो बिल जिसको रिसीव करना है उसको 3 दिन के अंदर में ही अधिकतर पेमेंट मांगने के लिए जाने को कहा जाता है। बहुत लेट हो जाने से भी ड्यू डेट लिखना होता है कि कितने दिनों के अंदर में हम उसको वापस ले लेंगे करके। तो जो सेलर है, परचेजर है, जिसने खरीदा था उससे गुड्स और उसको रिटर्न करना है, तो सेलर वो विद इन 3 days उसको जाकर के बिल दे देना होता है। 3 दिनों के अंदर बिल देगा तो उसका पेमेंट हो जाता है, अधिकतर ये ऐसा होता है। अदरवाइज वो ड्यू डेट भी अगर लिखा होगा तो उस ड्यू डेट के अंदर में ही जा करके रिसीव करना होता है अमाउंट को। जिस तरह से 15 दिन, अगर किसी ने कहा है कि हम 15 दिन के बाद पे करेंगे, तो उसके 3 दिन के अंदर में जा करके पेमेंट ले लेना होता है। अगर उससे लेट हो गया है तो कई बार वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एंड अगर लिखा होता है कि 15 दिनों के बाद में हम 1 हफ्ते के अंदर पे करेंगे, देन 1 हफ्ते तक जाया जा सकता है। लेकिन अगर कुछ नहीं मेंशन किया गया है तो विद इन 3 days उस बिल ऑफ एक्सचेंज को ले जा करके पेमेंट को रिसीव कर लेना होता है। दैट्स व्हाई द ड्यू डेट इज आल्सो रिटन देयर। And ledger file. Page number of ledger where the transaction is posted is written recorded in this column. जैसे हम पहले से भी पढ़ रहे हैं, लेजर में, लेजर अकाउंट में जो जिस पेज नंबर में लेजर है उसका नंबर, वो नंबर जो है यहाँ पे लिखा जाता है। Then amount, the amount of bill of exchange is written in this column. कितना अमाउंट का बिल ऑफ एक्सचेंज बना है वो अमाउंट लिखा जाएगा। Remarks, other important detail relating to bill of exchange is written and this column is for example sales, renewal, etc. रिमार्क्स जो होता है वो ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉलम है जहां सारे इम्पोर्टेंट डिटेल्स लिखे होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के तहत। बिल ऑफ एक्सचेंज के जो भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट मैटर्स उसमें होते हैं, जैसे सेल्स है कि वो एग्जाम्पल क्या है, अगर सेल हुआ है या रिन्यूअल हो रहा है, जो भी है वो डिटेल जो है वो रिमार्क के तहत लिखे जाते हैं। Then we are having ledger posting for bills receivable book. बिल्स रिसीवेबल बुक में लेजर पोस्टिंग कैसे होती है? पोस्टिंग टू पर्सनल अकाउंट, जब पर्सनल अकाउंट में हम कर रहे हैं तो हमारा पहला पोस्टिंग होगा पर्सनल अकाउंट्स ऑफ द पर्सन्स हु हैव गिवन द बिल टू यूज टू अस आर ओपन्ड इन द लेजर। लेजर में जिसने हमें बिल दिया था उसके नाम से एक लेजर ओपन किया जाता है लेजर बुक में।
देन पोस्टिंग इज, वहां पे पोस्टिंग कैसे करेंगे? पोस्टिंग इज मेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द पर्सनल अकाउंट बाय राइटिंग द वर्ड्स बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के नाम से हम वहां पे लिखते हैं। पोस्टिंग जब करेंगे तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इसके बाद में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में हम उसको कैसे लिखेंगे? Monthly total of bills receivable book is posted on the debit side of the bills receivable account by writing the words two sundries as per bills receivable book. इसके बाद में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट का जो बुक है उसके अंदर में भी हमें लिखना होता है। तो मंथ के एंड में उसको सारे टोटल करके उसे हम मंथ के एंड में लिखते हैं। टू सन्ड्रीज एज पर बिल्स रिसीवेबल करके उस टोटल अमाउंट को वहां लिख दिया जाता है। So this is the two entries which we have to make for bills receivable book में। bills receivable book का जो लेटेड पोस्टिंग होता है वो इस तरह से होता है। उसके पर्सनल अकाउंट में बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट होगा एंड बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में टू सन्ड्रीज एज पर द बिल्स रिसीवेबल बुक करके हम लिखते हैं। इतना, दिस इज द टोटल ऑफ परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड बिल्स रिसीवेबल बुक। दिस आर द 5 पॉइंट्स। अगले वीडियो में हम कुछ नया और सीखते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को ध्यान से सुनिए, रिपीटेडली सुनिए, तभी समझ में आएगा। थैंक यू गर्ल्स।